नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, अत्यंत खुश हूं, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूं जिसके लिए आज वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने नियामतें लुटा दी हैं। ऐसा कहा जा रहा है, बजट आने के बाद ये परसेप्शन बन रहा है कि मिडिल क्लास के लिए 8 साल में पहली बार, 8 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद पहली बार वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग की चाहत को राहत में बदलते हुए इनकम टैक्स स्लैब में न केवल बड़ा बदलाव कर दिया है, बल्कि पुरानी कर व्यवस्था को भी लगभग एक तरीके से समाप्त कर दिया है। इसे 2023-24 के बजट का प्राण तत्व भी कहा गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को देश की बहुत बड़ी ताकत बताया है। इसके अपने मायने हैं और अपने निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। किसानों के लिए भी बजट में बड़े प्रस्ताव किए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तो इस पूरे बजट की तारीफ की। उनको छोड़कर संपूर्ण विपक्ष ने हमेशा की तरह बजट को किसान विरोधी, जन विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी और न जाने कौन कौन सा विरोधी बताकर अपना पूरा काम किया है। अब सवाल यही है कि बजट पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत बताना, समर्थ भारत, सशक्त भारत, संपन्न भारत बनाने का लक्ष्य तय करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वाधिक जोर देने के पीछे की रणनीति, अर्थनीति और राजनीति को आज हम मंथन में समझेंगे। बजट में टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है और अब नई इनकम टैक्स नीति को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से नया इनकम टैक्स का स्लैब तय किया गया है। टैक्स जो नई टैक्स रिजीम है, उसके तहत 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए ये सीमा थी और ये 2014 से लगातार यही सीमा थी। और हर बार के बजट में जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो इसी तरीके की उम्मीद करते थे कि इस बार शायद थोड़ी सी कृपा वित्त मंत्री कर दें, लेकिन इस बार कृपा बरस गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत बड़ी राहत देते हुए ये काम किया है और इस टैक्स की सीमा को उन्होंने बढ़ा दिया है। बहुत सारी बातें, खास बातें लोगों के जहन में भी आई हैं कि भाई ये वास्तव में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों के दिमाग में उलझने भी हैं, पजल भी है। लगातार मुझे भी मैसेज करके लोग पूछ रहे हैं आखिर मसला है क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये भी कहा गया कि अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की आपकी आय 1 रुपया भी होगा तो फिर जो नई व्यवस्था है कि 3 लाख तक कोई कर नहीं, उसके बाद फिर 5%, 3 से 5 लाख और फिर पूरा स्लैब एक तरीके से तय कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात बजट के लिए, अगर बजट को आम तौर पर देखें तो आम आदमी, हमारे जैसे, आप जैसे आदमी के लिए यही है कि भाई क्या फ़ायदा, क्या नुकसान इस बजट से। लेकिन इस बजट से बहुत सारे अन्य भी मायने निकलते हैं। देश की दशा, दिशा, आर्थिक व्यवस्था, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर भी तमाम बातें होती हैं और वो बजट तय करता है कि कौन चीज़ें कैसे जाएंगे। खेती किसानी को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई हैं। किसानों के लिए बहुत सारे काम करने का वादा इस बजट में किया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को लेकर बहुत बातें की गई हैं। किसानों को जो डायरेक्ट फ़ायदे होते हैं, उनके अकाउंट में जाते हैं, उनको लेकर भी बात की गई है। बहुत सारी किसानों को लेकर योजनाएं, एमएसपी को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की बात वित्त मंत्री ने की है। किसान समृद्धि योजना के बाद अन्य तमाम योजनाएं भी लागू करने की बातें की गई हैं और पशुपालन, मछली पालन, इस तरीके की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी इस बजट में एक तरीके से उनका रोड मैप दिखता है और इस बजट में उनका कमिटमेंट किया गया है। किसानों के लिए एक, अगर कुल मिला के कहा जाए तो ये मिडिल क्लास का
बजट इसे कहने की कोशिश की गई, किसानों का बजट कहने की कोशिश की गई। साथ ही बाजार का भी बड़ा ध्यान रखा गया। बजट आने से पूर्व, बजट आने के बाद भी बाजार ने काफ़ी उत्साह दिखाया। व्यापार जगत ने और कुल मिला के जो कॉरपोरेट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बजट को अच्छा बताया गया है। लेकिन कुछ कंपनियां और कुछ सरकारी बैंकों के शेयर नीचे भी गए हैं, ऐसी खबरें भी हैं। अभी जब एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं अपने आप में, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट पिछले दिनों भारत की अर्थव्यवस्था पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि उनका सदुपयोग, दुरुपयोग, जो भी कह लें, अपने अपने नज़रिए से वो कुछ खास लोगों के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर भी विपक्ष ने तीखा हमला सरकार पर किया है। प्रधानमंत्री, पहले वित्त मंत्री को सुनिए कि वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट का जो प्राण तत्व है वो कैसे पेश किया। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. अब ये जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, प्रधानमंत्री ने बजट के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए और पूरे अर्थ जगत के लिए और आम आदमी के लिए भी। प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपक्ष की कुछ प्रतिक्रियाएं भी देख लीजिए। कुछ ट्वीट भी किए हैं। अखिलेश यादव ने एक अपने तरीके से इस पर बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। बहुत सारे तरीके से विपक्ष ने, वो एक शेर का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। वो कह रहे हैं कि शायद इटावा के लायन सफारी का ये शेर सच्चा शेर है परंतु भूखा है, इसलिए गुस्से में है क्योंकि भाजपा सरकार ने ना तो उसके भोजन और रखरखाव की व्यवस्था की है और ना ही उत्तर प्रदेश के लिए कोई महत्वपूर्ण बात की। ये ट्वीट मुझे लगता है पूरे फुल स्क्रीन दिखाया जाए, विपक्ष की प्रतिक्रिया को पूरे स्क्रीन में दिखाया जाए तो ये वो कह रहे हैं। और इसी के जरिए वो जो सीखचों में शेर अपने पंजे पटक रहा है उसको वो लौह यूनिट से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं भाई कोई लौह यूनिट का भी इंतजाम नहीं, उत्तर प्रदेश का ख्याल नहीं रखा गया और बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। दूसरी प्रतिक्रिया दिखाई जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं ये। बजट में मिडिल क्लास का ख्याल रखा गया है, वो सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर, बजट मुबारक हो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा। 1.5 घंटा बैठकर हमने सुना बजट के बारे में, हम
जब हम बताएंगे तब आप भी सुनिएगा। ये अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है विपक्ष का काम केवल आलोचना करना ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को सुना देते हैं, दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इस बजट में महंगाई बढ़ेगी इससे, और बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत सारे आंकड़े भी उन्होंने दिए हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने भी, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी हाल में ही वो लौटे हैं यात्रा करके, वो कह रहे हैं मित्र काल का बजट है, टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं दिख रहा है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता, वो बात कह रहे हैं कि 4% लोगों के हाथ में पूरे देश का संसाधन है और 65% लोग जीएसटी दे रहे हैं, जबकि वो 4% लोग 5%, 10% लोग जीएसटी नहीं दे रहे हैं। वो मित्र काल का बजट बता रहे हैं, विजन विहीन बता रहे हैं, असमानता को दूर करने वाला बजट नहीं है कतई। 1% अमीरों के हाथ में 40% संपत्ति के मालिक हैं। इस तरह के तंज कस रहे राहुल गांधी के इस तरह का ट्वीट पहले भी कर चुके हैं। अब सीधे मंथन की शुरुआत करते हैं और मेहमानों का परिचय कराते हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर मनीष सिंधवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। कृषि विशेषज्ञ विनोद आनंद साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। सीए और टैक्स एक्सपर्ट शिवांगी मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी। शिवांगी, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक हरिकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। टैक्स एक्सपर्ट संतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत। रिसर्च साइंटिस्ट और कुवैत के पूर्व सलाहकार डॉक्टर असफर इमाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। चूंकि सबसे युवा पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ शिवांगी मल्होत्रा जुड़ी हुई, टैक्स एक्सपर्ट हैं, सीए हैं। पहला सवाल शिवांगी से ही। शिवांगी, इस बजट में जो टैक्स को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर बहुत बड़ी राहत दी गई, बहुत बड़ी बात की गई है, और जब से ये बजट पेश हुआ है, यानी जब से ये ऐलान किया है, शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास, बहुत सारी बातों के साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन और एक बाजार को लेकर, एक उद्योग जगत को लेकर बातें की गई, और जब समापन किया गया बजट का तो एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसे कहा जा रहा है। एक युवा सीए, एक युवा टैक्स एक्सपर्ट के साथ साथ एक नागरिक के तौर पर इस बजट को आप कैसे देखती हैं शिवांगी? शुक्रिया सर। बोलिए सर, हम बिल्कुल आपने सही कहा, ये बजट हर आदमी को देखते हुए लाया गया है। जैसे मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया गया है, 7 लाख तक की आपको कोई टैक्स नहीं देना। आप देखिए सैलरीड क्लास को भी बेनिफिट दिया गया है। न्यू रेजिम में अगर आप टैक्स पे करते हैं तो 15.5 लाख के ऊपर आपकी सैलरी है तो आपको 52,500 का रिबेट मिलता है, जो कि पहले नहीं था। और देखा जा रहा है कि ये अब सरकार मूव कर रही है ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में। अब न्यू रेजीम में लाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स और भी दिए जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि हमारा टीडीएस ईपीएफ पे विड्रॉल पे पहले 30% होता था, अब वो 20% रिड्यूस करके लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन करना इज़ गुड फॉर ऑल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सबको, सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पूरा कंट्री एज अ होल ग्रो करेगा। तो ये बजट इज़ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे की बात ज़रूर है। निश्चित तौर पर एक युवा सीए के विचार हैं, वो टैक्स के साथ साथ वो अपना भविष्य भी इस बजट में और तमाम युवाओं का भविष्य बजट में देख भी रही हैं। मैं अब मनीष सिंधवी के पास जाऊंगा। डॉक्टर मनीष सिंधवी, टैक्स को लेकर ये जो नया स्लैब आया है, आम आदमी, ऐसा लगा लोगों को कि बहुत 8 साल में बिल्कुल दिवाली आ गई मध्यम वर्ग की। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। आपने अपनी इनिशियल जो बातचीत थी उसमें एक बात इसके साथ साथ और कही कि थोड़ा कंफ्यूजन भी है। बोलिए। अगर आप देखेंगे तो 2020 में एक नया टैक्स रजीम लाया गया था पुराने से हटकर। जी। पुराने और नए में फर्क सिर्फ इतना था कि पुराने में तमाम छूट, मतलब जो हम लोग छूट लेते थे, वो एग्जेम्पशंस यहां खत्म कर दिए गए थे। यहां थोड़ा सा टैक्स को लीनियंट किया गया था, टैक्स स्लैब को ये कहा गया था, लेकिन यहां छूट नहीं मिलेगी। हमें समझ, और इस बार भी ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो परिवर्तन किया गया है वो नए टैक्स स्लैब में किया गया। और ये समझने की जरूरत है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहली बात यह है कि 2020 से 23 के बीच में
बहुत सारे लोग जिनको सरकार को उम्मीद थी वो नए टैक्स रजीम में जाएंगे, वो नहीं गए। एक मेजॉरिटी जनता पुराने टैक्स रजीम में ही बनी रही, और ये जो नया टैक्स रजीम है हिट नहीं रहा। तो सरकार ने इस बार उसकी छूट थोड़ी और बढ़ाई है ताकि लोग पुराने से नए की तरफ शिफ्ट करें। देखना यह है कि क्या ऐसा होता है। अब अगर एक एग्जांपल मैं अपना ले लूं, मैं एक सरकारी नौकरी में हूं, एक कॉलेज में पढ़ाता हूं। आज मैं जो छूट लेता हूं, चाहे वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के रूप में, चाहे वो एटीसी के रूप में, टीडी के रूप में इंटरेस्ट, मतलब जो भी एग्जेम्पशन में लेता हूं, उसके बाद जो मेरा टैक्स बन रहा है वो नए रजीम का जो ये स्लैब आया है उसका टैक्स तब भी ज्यादा है मेरे पुराने वाले से, जबकि इसमें काफी लीनियंसी बरती गई है। देखिए, एक बात समझनी होगी हमें कि हम जब सरकार छूट दे रही थी, जैसे अगर आप हाउसिंग लोन पर छूट दे रहे थे, उसके इंटरेस्ट पे दे रहे थे, तो आप मोटिवेट कर रहे थे एक मध्यम वर्गीय आदमियों को घर बनवाने के लिए। वो घर बनवाता है, पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, जिसके साथ 300 एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। तो अपना घर बनवाता है, बैंक से लोन लेता है, उस लोन के इंटरेस्ट पे फायदा लेता है। सपोज करिए मैंने 40 लाख का इंटरेस्ट लोन लिया और मुझे 9% के हिसाब से वो देना है, इंटरेस्ट देना है, तो 3,60,000 हुआ। और अगर मुझे 2 लाख का फायदा मिल गया इंटरेस्ट में, तो मुझे इफेक्टिव कितना पैसा दिया मैंने इंटरेस्ट में? 1,60,000। तो मेरा रेट भी कम हो गया, उधर मुझे फायदा मिला टैक्स में। हम पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं, उससे एग्जेम्पशन मिलता है। हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उससे फायदा मिलता है हमें। सरकार ये सब करके तमाम इंडस्ट्रीज को भी तो डेवलप कर रही थी, तमाम सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज को भी तो प्रमोट करती है। ये एक पूरा जुड़ा हुआ तंत्र है। या तो आप नया टैक्स रेजिम, जैसे आप 5 लाख से 7 लाख क्यों करते हैं, दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? या तो 5 लाख से सीधे 10 लाख करिए, 10 से 20 लाख के बीच में 10% करिए, 20 से 30 लाख के बीच में 20% करिए, और 30 लाख से ऊपर 30% कर दीजिए। या तो इतना फायदा दीजिए कि आदमी को ओल्ड रेजिम के मुकाबले फायदा मिले, तब तो वो शिफ्ट करेगा, वरना फायदा क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत 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 अच्छी तरीके से मनीष जी ने सवाल भी उठाया। और जो नेशनल मीडिया में हल्ला मच रहा कि अद्भुत हो गया, भूतों ने भविष्य हो गया, वो दरअसल मुझे जो मनीष जी के मुताबिक लग रहा है समझ का फेर है। एक बात हम कर रहे हैं, कृषि पर बात करेंगे, हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वास्तव में जैसा कि अभी मनीष सिंधवी जी ने बताया कि भाई अगर आपको दिल दरिया करना तो वो कर देते। और बड़ा जो अब तक बातचीत से ये बात निकली है कि जो नई व्यवस्था है उसमें लोग जा नहीं रहे थे। इस बार जो मेरी जानकारी है, मोटे मोटे तौर पर मैं ना तो अर्थशास्त्री हूँ, ना विशेषज्ञ हूँ, और ना ही सीए हूँ, लेकिन एक आम आदमी की तरह जो मेरे पास जानकारी है कि 8.5 करोड़ के करीब जो लोगों ने टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरे, उसमें करीब 1.5 करोड़ लोग का कोई टैक्स लायबिलिटी बनी नहीं, बाकी टैक्स पेयर हैं। 140-150 करोड़ के देश में इतने सारे एक तरीके से बहुत कम होते हैं, और ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है, ये बड़ी पुरानी कहावत है, बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। वास्तव में सरकार का जो मंशा है, वित्त मंत्रालय की जो मंशा है कि इसको बढ़ाया जाए, पहले लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, फिर तो उनके हाथ में कि आपसे टैक्स ले लेंगे। तो ओवरऑल जो कवायद मुझे दिख रही है वो टैक्स को लेकर ही है। मैं संतोष गुप्ता जी के पास जाऊंगा, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। संतोष जी, ये जो टैक्स का मैं जंजाल ही कहूँगा, आम आदमी से जंजाल ही समझता है, इसकी एक तो आप जरा बहुत सीधे और सरल शब्दों में विश्लेषण कर दिए, क्योंकि आप आम आदमी के टैक्स एक्सपर्ट हैं, खास आदमी के नहीं, आम आदमी के लिए आप बहुत सारी बातें बताते हैं हमारे शोज में। और दूसरा मसला ये है कि मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि भाई आप नई की योजना ले आए तो इसमें लोग शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, शिवांगी की बहुत बड़ी भूमिका है, संतोष गुप्ता जी की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। आप सुझाएंगे कि भाई इसमें आओ, और आप कहेंगे इसमें बड़ा गड़बड़ है, तो मुझे लगता है इस तरह के कई बजट आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। दुर्गेन जी, इसमें सबसे पहली बात ये समझने की है कि जो ये न्यू प्रोविजंस बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किए हैं, उसको जरा सा गंभीरता से और बारीकी से समझने की आवश्यकता है जी। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि यदि हम इस तरह से देखें कि भाई एक चुनावी बजट था आखिरी माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी सरकार का, तो उसमें उनका अपना एक दृष्टिकोण था कि हम सबको कुछ न कुछ दे दें, कुछ न कुछ टैक्स की, जैसे हम आयकर के नजरिए से बात करें तो सबको कुछ न कुछ जरूर दे दें और सबको प्रसन्न कर दें। तो अब आप देखिए कि उन्होंने पूरे बजट में किया क्या है।
सबसे पहली बात है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई जी। ठीक है, तो लोअर इनकम ग्रुप का आदमी इससे बेनिफिटेड हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ है कि जो 87 कैपिटल ए की एक टैक्स रिबेट थी, वो टैक्स रिबेट पिछले सालों तक 5 लाख की आमदनी तक थी, मतलब 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स आपको नहीं देना था कि टैक्स रिबेट मिलती थी, और लगभग वो 12,500 के करीब करीब थी। 5 लाख से ऊपर यदि आपकी आमदनी बढ़ती है तो वो टैक्स रिबेट खत्म हो जाती थी। फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख थी, आम आदमी की बात करें तो वहां से स्टार्ट हो जाती थी। तो जिन जिन करदाताओं की आमदनी टैक्स पेयर्स की 5 लाख से ऊपर चली जाती थी, उनको उस टैक्स रिबेट का कोई फायदा नहीं मिलता था जी। अब इस बजट में इन्होंने क्या किया कि वो 87 कैपिटल ए की टैक्स रिबेट 7 लाख तक कर दी कि 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना जी। हमको, ना तो छूटों की तरफ जाना है ना कुछ करना, हम टैक्स रिबेट तब तक फ्री कर देंगे। तो एक ये जो मिडिल क्लास था वो अपना 7 लाख तक आ गया। 7 लाख की आदमी का मतलब है कि करीब करीब 60,000 रुपए महीने की आमदनी वाला बिना किसी शर्तों के टैक्स नहीं देगा, ये रिलीफ उसको मिली। इसमें भी अभी वही व्यवस्था कायम है कि 7 के ऊपर यदि बढ़ता है तो फिर उसको वही, अब चूंकि एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो गई तो 3 लाख के बाद टैक्स देना होगा जी। केवल 7 लाख तक जिनकी लिमिट रहती वो इसका फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं है। फिर वो 3 लाख पर शिफ्ट हो गए। अब देखिए क्या और आगे हुआ। जो 20 के बजट में 2020 के बजट में 115 बीएसी सेक्शन के तहत वित्त मंत्री जी ने एक घटी हुई स्लैब दर, जिसको वो नई टैक्स रिजीम कहते हैं, घटी हुई स्लैब दर का बेनिफिट उपलब्ध कराया। उस बेनिफिट में सबसे बड़ी शर्त यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, मतलब कानून और नियमों के तहत, कोई भी आपको एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं अलाउ होंगे, चाहे वो ग्रास टोटल इनकम के हो, जैसे 80C में 1.5 लाख और ये है, 80D है, 80E है, शिक्षा पे जो है लोन लेते हैं उसका ब्याज है, मेडिक्लेम पॉलिसी का है, और उसमें तरह तरह की और भी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है वो, उसके बेनिफिट भी नहीं भी आपको मिलेंगे। तो आप घटी दर के स्लैब का फायदा उठा सकते हो। आज ये कंडीशन आज भी कायम है। तब आप यदि उस पर जाते हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे कि ये जो नई टैक्स रिजीम है ये केवल उन करदाताओं के लिए बेनिफिट है जिनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, कुछ ना खर्चा छूट की लेने के लिए है, ना उनके पास कोई, जैसे भी कैपिटल गेन वगैरह की छूट होती थी, आपने मकान बेचा तो नए मकान में इन्वेस्टमेंट करना आपको तो उसकी छूट है, वो सब इसमें कुछ कंसीडर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें सारे टैक्स पेयर्स की और हम लोगों की ये उम्मीदें थी कि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक बढ़ा दीजिए और 5 लाख के बाद आप टैक्स रिबेट 7 तक देना तो दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और एक दूसरी मांग ये थी कि यदि वास्तव में आप चाहते थे कि मिडिल क्लास ग्रुप के इनकम को टैक्स रिलीफ का एहसास हो, तो ये जो नए टैक्स रिबीट आपने नई टैक्स रेट की जो रिजीम आपने बनाई थी, इसमें सारी कंडीशन हटा देते, हम एग्जेम्पशन डिडक्शन और सारी छूटें आपको देंगे, तब तो वो बल्ले बल्ले करता कि हाँ भाई अब हमको कुछ मिल गया। अच्छा संतोष जी, बहुत हाँ। बहुत नट सेल में मैं दूसरे चक्कर में आपके पास आता हूँ। नट सेल में ये बताइए कि फायदा कि नुकसान? देखिए नुकसान या तो वहीं के नहीं वहीं खड़े हैं हम? देखिए नुकसान तो कहीं नहीं है, आप वहीं खड़े हैं, नुकसान कुछ नहीं है। अब हायर इनकम ग्रुप वाले को जो 5 करोड़ से ऊपर के, उनके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो मैक्सिमम सरचार्ज रेट थी 37%, उसको उन्होंने रेड्यूस कर दिया 25%। माने उनको भी कहा कि तुम भी कुछ ले लो, हम सबको बांट रहे हैं, तुम भी कुछ ले लो। तो ये कहे कि नुकसान तो कोई है नहीं, जो कुछ भी मिला वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा, कुल मिलाकर जो मिडिल क्लास है उसमें भी छन्नी लगा दी कि भाई वास्तव में अगर जो ज्यादा ही कुछ, मतलब बहुत कम छोटी आय वाले लोगों को, और ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, तो मिडिल क्लास में भी बाइफर्केशन कर दिया इस बजट में, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में ये बताया कि भाई जो नई स्कीम आई है तो पुरानी, लेकिन उसको जो स्लैब बढ़ाया है उससे सरकार को करीब 38,000 करोड़ का घाटा होगा
और हिसाब किताब अगर करके बैठेंगे तो 35,000 करोड़ से कम का घाटा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष हाय कर रहा है तौबा मचाए हुए कि भाई कुछ भी नहीं सरकार ने दिया है, ये तो बिल्कुल बेकारी बजट है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता फुरकान अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फुरकान साहब को लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और उसके बाद फिर विश्व स्तर पर टैक्स को अपनी नज़र से देखने वाले रिसर्च साइंटिस्ट अफसर इमाम साहब के पास जाएंगे। फुरकान भाई जी, ये बजट जो है 150 करोड़ लोगों की बजट है, उसमें हमको लगता है कि 6-7 करोड़ लोगों की चर्चा होती है, बाद बाकी लोगों की चर्चा कहीं नहीं होती है। किसानों की चर्चा कहीं भी नहीं होती है। ये बजट, हम कांग्रेस के हैं, हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के अच्छे काम को मैं निंदा करूं, लेकिन मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं, इससे बकवास बजट आज तक हम अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। अरे किसानों के लिए बहुत काम किया, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी कृषि एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे हम। बहुत काम किया है वो, बहुत काम करने की उसमें इच्छा शक्ति दिखाई है, आत्मबल दिखाया है। मैं अपने खुद में किसान हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने खाद का सब्सिडी हटा दिया, बीज का सब्सिडी हटा दिया, यूरिया का सब्सिडी हटा दिया, आपने पोटास का सब्सिडी हटा दिया, और आपने जो है सिर्फ हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आधुनिक खेती कैसे होगी। हमारा ट्रैक्टर का दाम आपने बढ़ा दिया, ट्रैक्टर का टैक्स आपने बढ़ा दिया। ये बकवास नहीं है तो क्या है? किसान को आपने कहा था कि हम आमदनी उसकी दुगुना कर दूंगा, यही दुगुना, इसी से दुगुना हो जाएगा क्या? ट्रेनिंग से दुगुना नहीं होने वाला है। किसान खुद आधुनिक है, किसान अपना खेती ठीक से कर लेता है। किसान को जो जरूरत है उसको तो आपने पूरा नहीं किया भी। ठीक बात है, ठीक बात है। इसका इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, कृषि के एक्सपर्ट विनोद आनंद साहब जुड़े हुए हैं। विनोद साहब, फुरकान भाई कह रहे हैं कि भाई इसमें तो ये तो किसानों के लिए कुछ है ही नहीं बजट में, आप क्या देखते हैं बतौर एक्सपर्ट? मैं तो बड़ा अच्छा बजट मानता हूं, और मैं बता दूं आपको कि जो पूर्व कृषि आंदोलन हुए थे उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कमेटी का, मैं उस एमएसपी कमेटी का सदस्य हूं। तो हम 26 लोग उसमें सदस्य हैं, जिसमें 4 भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं और भी महानुभाव लोग हैं। मैं फुरकान अंसारी जी को मैं बताता हूं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या है, क्योंकि अभी शायद वो उसी पूरा पाषाण काल की जो व्यवस्था है सब्सिडी में, उसी में जी रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी हो गई यूरिया की। मुझे लगता है कृषि पर अलग से मंथन करना पड़ेगा विनोद आनंद जी, मुझे लगता है मुझे लेना पड़ेगा अलग से, इतनी सारी तैयारी के साथ में आप आए। बोलिए। आपने बुलाया है तो इस पे मैं अपनी बात को पहले कहूंगा। हाँ बोलिए फुरकान भाई प्लीज उनको बोलने दीजिए, अब वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बात कर रहे हैं आप, क्या हमारे अनाज का दाम बढ़ाया आपने? अरे अंसारी जी, एमएसपी का फायदा आपको मिला कब? क्या फायदा? फुरकान अंसारी साहब, अब वो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के साथ पॉलिटिकल व्यवहार मत करिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। लेते हैं, एमएसपी का फायदा 10% किसानों को मिलता है, और एमएसपी की खरीदारी में जो कुल मिला के 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसका फायदा मुश्किल से 2 करोड़ 3 करोड़ किसानों को मिलता है। 14 करोड़ किसानों की जनसंख्या है, तो थोड़ा जागिए पहले कि एमएसपी है क्या, एमएसपी का फायदा हमको कैसे मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं, जितने कानून पहले के हैं नहीं, ये बिहार से आते हैं मुझे लगता है। अगर आप बिहार से आते हैं तो और भी अच्छी बात है। झारखंड से आते हैं, फुरकान साहब झारखंड के पूर्व सांसद हैं जी। परिधि है, अभी तक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से जो प्लांट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, झारखंड में जो खेती होती है वो धान और गेहूं के चक्र की खेती नहीं होती है। वहां के किसानों की तरफ अगर आप देखेंगे तो उनको जब तक अच्छा प्लांट नहीं मिलेगा, जब तक उनको एग्रीकल्चर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जब तक उनके पैक्स संगठित होकर उनको एग्री क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तो पिछले कई वर्षों से ठीक से एग्री सेंसस नहीं हुआ है, और एग्री इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो बातचीत है वो आंकड़े अभी भी 2017-18 के आसपास ही झूल रहे हैं। थोड़ा इस पे जागने की आवश्यकता है। सिर्फ नेचुरल फार्मिंग कहने से नहीं होता है। नेचुरल फार्मिंग में लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। आप सब थोड़ा देखिए, वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन स्कीम एक आई है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि बायो एनर्जी को टैप करने के लिए कुछ है नहीं,
थोड़ा सा हमें ये सोचना होगा कि विनोद जी, किस बहुत जो तरीके से- छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, वो कैसे इसको देखें, इस बजट को जरा ये भी बताइए प्लीज। और सहकारिता के माध्यम से जो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, एफपीओ में सीधा दोगुना बजट किया गया है, 500 करोड़ से 955 करोड़ किया गया है। या तो फिर आप 10 मिनट वेट करिए। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कह रहा हूँ, और जो सहकार से समृद्धि है कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन का बजट कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से भी ज्यादा है। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का बजट मुश्किल से 750 करोड़ का है, और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री की बजट जिसमें सहकारिता का सारा कुछ है, उसमें 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए, बजट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकारों को आगे बढ़कर के आना होगा, और तभी कुछ हो पाएगा। वरना ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ये इससे ऐसा हो जाएगा, उससे वैसा हो जाएगा। अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, उसमें लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कुल मिलाकर के उसमें देखें 500 करोड़ रुपया उसमें प्रावधान उसका किया गया है। तो हमारे पास धन बजट पॉलिसी में, इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से काफी कुछ दिया जा रहा है। अब ये हम राज्य सरकारों के ऊपर और हम राज्य के जो नेता लोग हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपना वो पॉलिसी लेवल पे प्रेशर ग्रुप कैसे बनाए, ठीक बात है, और किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करें। ठीक बात है। विनोद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये अब राज्य का मसला है, वो कैसे करते हो, तो एक विजन डॉक्यूमेंट है और इसमें तमाम चीजें कर देंगे, अब राज्य उसको लेकर इंजन के रूप में करें। इस बीच दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरकेश बहादुर जी जुड़े हैं काफी देर से। बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार हरकेश जी। और स्वाति चंद्रशेखर, दक्षिण भारत की पत्रकार, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सीधे अफसर इमाम साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, इसको भारत की जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, और बन भी गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम आज खड़े हुए हैं और आगे तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट को आप कैसे देखते हैं, और क्या इसमें आपको नजर आता है, विजन क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले 2 तरीके से देखता हूँ। अगर किसी चीज को पॉलिसी और डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये चीज कोई मतलब नहीं रखती, बेमाने। लेकिन अगर आप एनुअल ग्रोथ ऑफ इंक्रीमेंट इन फार्मर्स या कल्टीवेशन देखेंगे, तो जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो इस बजट को इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट करके कोई चीज प्रोग्रेसिव हुई है तो इसको हमारा काम है, जैसा कि विनोद जी ने कहा, कि स्टेट गवर्नमेंट और हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है उनको इसको ब्रिंग अप करना है। क्योंकि देखिए, डिजिटाइजेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम पहले बोलते थे कि एग्रीकल्चर में डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आप सब मानेंगे इस बात को कि बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं सब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। एक छोटी सी कंट्री इजराइल बहुत लोग बोलते हैं, मैं इजराइल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल देना है, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इजराइल ने क्या किया। इरिगेशन में उसने इतना एडवांसमेंट किया टेक्नोलॉजी में। आज हम कह रहे हैं, जैसे विनोद जी ने कहा, देखिए कुछ क्रॉप जैसे झारखंड में आज 4 साल से उगाने के लिए लोग परेशान हैं, नहीं हो पा। स्ट्रॉबेरी नहीं, क्यों भाई? मिट्टी नहीं अच्छी है, या नेचुरल फार्मिंग नहीं हो पा रही है, या मिट्टी को हम बना नहीं सकते, तो वहां खाद नहीं था क्या? कहने का मतलब है कि डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से बजट आया है, मैं बजट को तो बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर 212 से 223 स्कीमें देखें जो कि ज्यादातर पिछड़े वर्गों को या पिछड़े इलाकों को मिलती, या हम कहें कि गांव वालों को मिलती, हम यूज नहीं कर पाते। तो मैं रादर ये कहता हूं कि अगर इस पॉलिसीज को और इस बजट को पॉजिटिवली लेके और एज एन इनपुट लिया जाए, जैसे कि देखिए, मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स नोट डाउन किया था, जैसे 10,000 बायो इनपुट माइक्रो क्लस्टर इंटराइजेशन की बात हुई है, या बायो पेस्टिसाइड की बात हो रही है, या बायो ऑर्गेनिक्स की बात हो रही है, या गोवर्धन स्कीम में जो नई चीजें आई की बात हो रही है, या फिर जैसे रेफ्रिजरेशन के ऊपर बात हुई है। अभी आप देखेंगे कि आज भी हमारे यहाँ अनाज होता है, बट वो पेरिशेबल आइटम रुक ही नहीं पाते, स्टेपल फूड मांगते हैं लोग, तो उसके लिए इसकी जरूरत है। ओके, तो मैं तो देख रहा हूं कि अगर एग्री में थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ हम सोचें तो ये बजट इज अ पॉजिटिव मूव। आई विल नॉट टेक एवरीथिंग विल हैपन इन अ डे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, बट ये पिछले साल से बहुत अच्छा हुआ है। और आज जितनी भी एडवांसमेंट और जो भी अपलिफ्टमेंट हम लोगों को मिल रहा है, इसको यूज कर।
ठीक बात है। अफसर इमाम साहब ने बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा। इस बीच एक और नए मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विजय खेरा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। विजय, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद विजय जी। एक पहली प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेते हैं, फिर मैं चूंकि इसके राजनीतिक एंगल को समझने के लिए हरकेश बहादुर सिंह के पास जाऊंगा, हरकेश बहादुर जी के पास जाऊंगा। बोलिए। विपक्ष कह रहा है विजय जी कि भैया इसमें कुछ है ही नहीं, सब कबाड़ा है। अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। बोलिए। मैं कह रहा हूँ हरकेश जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर हैं, कांग्रेस में हमारे साथ थे, इनको सुनने जरा एक मिनट। नहीं, हरकेश जी आज कांग्रेस के रूप में नहीं बैठे। फुरकान अंसारी अभी थे हमारे साथ, वो अब राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि 2 बार वो कांग्रेस के एमपी रहे हैं। वो आज कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बिल्कुल मेरे साथ नहीं है। अच्छा जी। तो देखिए, ऐसा है, मैं इस समय ज्यादा आंकड़ों की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उतना न पढ़ने का वक्त मिला है और आज ही बजट आया है। इतना बड़ा बजट है, लेकिन अगर आप बुनियादी तौर से पूछें तो जो गांधी जी की कल्पना थी राम राज्य की, आज का बजट जो है उस राम राज्य की ओर है, जिसमें ये बात थी कि हमें आखिरी आदमी के आंसू पहुंचना है। वो बात तो चलती रही, लेकिन ये सिर्फ मोदी जी की सरकार आने के बाद बजट बाई बजट, बजट बाई बजट, जैसे हमसे जो पहले प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि हाँ समय लगता है हर चीज में। तो अब जैसे देख लीजिएगा, वो साइंटिस्ट हैं विजय जी। जी हाँ, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मैं तो 2 ही मिनट सुन पाया हूँ। एक्चुअली मुझे मैसेज नहीं आया था आपके यहाँ जुड़ने का, अभी उन्होंने 10 मिनट पहले। मैं माफी चाहता हूँ, आपको असुविधा हुई जी। नहीं, कोई बात नहीं। तो बोलिए। मैं सुन नहीं पाया हमसे पहले कोई वो जो लोग कृपया कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात क्या है कि आत्मनिर्भरता की ओर जो हमें बढ़ना है उसमें किसानों का इंटरेस्ट रखा गया। दूसरी बात क्या है, इनकम टैक्स के लिए मिडिल क्लास जो परेशान हो रहा था, पिछली बार भी बहुत सारी सुविधाएं दी थी हम लोगों ने, और इस बार तो 2.5 लाख से वो भी 3 लाख कर दिया गया। और फिर बाकी जो मिडिल क्लास के स्लैब्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात, आप देख रहे हैं जीएसटी का कलेक्शन इस समय सबसे अधिक बढ़ रहा है। इसका मतलब हमने व्यापारियों को सुरक्षा दी है, और व्यापारियों को हमने इनकम टैक्स और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो एक फोबिया बना हुआ था उसको दूर किया है। उन सुविधाओं को उनको आसान किया है। बाकी डिफेंस की ओर ध्यान दिया है, डिफेंस की तरफ भी। ठीक बात है, मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि राम राज्य वाला बजट है विजय खेरा जी ना? जो मेरा मतलब जो हमारे कंजम्पशंस थे, आमतौर से अभी तक 60 साल में क्या हुआ, हम लोग उन पर खर्चा नहीं करते थे। जैसे हम लोग कभी पोस्ट ऑफिस फ्री की सर्विस, हम उस पर खर्चा नहीं करते। हेल्थ है, फ्री की सर्विस है, इससे हम लोगों का खर्चा करता था। लोग इसको घटाते थे जो सरकारें करती थी। हमने उन पर जो जन सुविधाओं को पैसा जाता है उस पर बजट पर ज्यादा ध्यान। ठीक बात है। मतलब आपने कुल मिलाकर जनता का और राम राज्य की परिकल्पना जो आप लोग करते हैं उसी के तहत ये बजट आपने प्रस्तुत किया। लेकिन राम राज्य में कर प्रणाली कैसी थी, एक छोटी सी जानकारी मेरे पास आई थी, मैं दर्शकों से शेयर कर लेता हूं। राम राज्य की जो व्यवस्था थी, भरत महाराज ने जब रामचंद्र जी की खड़ाउएं रखकर सत्ता करना शुरू किया, सत्ता का संचालन शुरू किया, तो उन्होंने कहा भाई कर प्रणाली कैसी हो। तो रामचंद्र जी के पास पूछने गए, तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई जिस प्रकार सूर्य भगवान समुद्र से पानी ले लेते हैं ज्यादा, नदी से पानी ले लेते हैं ज्यादा, आपकी जो उंगली से आप सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं उससे थोड़ा, और उसके बाद फिर वो पानी को एकत्र करके, जल को एकत्र करके जहां जरूरत होती, जहां सूखा होता है, जहां अकाल पड़ता है, वहां बरसा देते हैं। लोगों को लगता है वाह वाह क्या बात। ऐसी कर प्रणाली राम राज्य में थी। हरकेश बहादुर जी, क्या ऐसी कर प्रणाली की ओर यह बजट दिख रहा है जिस राम राज्य की परिकल्पना विजय खेरा जी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि विजय खेरा जी जो बात कह रहे हैं वो अपने मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी बात का कोई बहुत ज्यादा प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सच्चाई जरूर कह दूंगा। राम राज्य का सिर्फ नाम लिया जाता है, राम राज्य कोई और चीज थी जिसके बारे में आपके पास भी समय नहीं है कि उसकी व्याख्या ज्यादा किया जाए। वो तो एक अद्भुत व्यवस्था थी जिसमें बहुत साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। तो वो तो व्यवस्था ही अलग थी, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। आज के बजट के बारे में मैं सिर्फ इतना आपसे जरूर कहूंगा कि बजट देखने के बाद
ऐसा लगा कि एक तरह से अगले साल चुनाव होने वाला है तो चुनावी बजट ही है, ये सबको खुश करने वाला बजट है, इसमें दिखावा और छलावा। मैं आपसे इसी तरीके के जवाब की उम्मीद भी कर रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीतिक एंगल आप जरूर बताएंगे इसमें, और है भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, तो इसमें दिखावा और छलावा ज्यादा हमको दिखाई दिया, और इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत देने की कोशिश हुई है। जैसे अभी उन्होंने बताया वो इंजम्पशन लिमिट जो है बढ़ा करके 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है, तो थोड़ा लोग खुश होंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें जो मूल चीजें हैं उसको अगर आप देखिए, किसान के लिए जितना करना चाहिए या जिसके लिए आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री जी खुद एक जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक समिति के ग्रुप के अध्यक्ष थे, और उस ग्रुप ने उन्होंने खुद ये रिकमेंडेशन किया था कि एमएसपी को कानूनी रूप देना चाहिए। तो किसान बहुत दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे और जिस ग्रुप के वो अध्यक्ष थे, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं, कि वो जो रिकमेंडेशन खुद किए थे वो आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए। और एमएसपी अगर मिल जाए तो किसानों का, अगर उसको एक कानूनी स्वरूप दे दिया जाए तो किसानों को अपने आप बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और जो सहायता वगैरह आज दी जा रही है उसका कोई उतना लाभ नहीं होगा। हरकेश जी, एमएसपी कमेटी के सदस्य हमारे साथ विनोद आनंद जुड़े हुए हैं, मैं इन पर 10 सेकंड का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मंथन में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरकेश बहादुर जी ने इस बात को बहुत जोरदारी के साथ में रखा कार्यक्रम में कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि एमएसपी पर एक पुख्ता कानून बनाकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए, और एमएसपी पर अध्ययन करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए, उस पर एक रिपोर्ट, एक डेटा जुटाने के लिए जो कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, उसके एक सदस्य सौभाग्य से आज हमारे साथ हैं विनोद आनंद जी, कृषि एक्सपर्ट हैं और उस कमेटी के सदस्य भी हैं। विनोद जी इसका जवाब देंगे, लेकिन समय थोड़ा मेरे पास कम है, इसलिए मुझे लगता है कि 10-20 सेकंड में इसे वो समाप्त करेंगे। विनोद जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बात कहूंगा। हर कानून के अनुपालना के रास्ते होते हैं। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी बना भी दे तो इसके अनुपालना करने में पंजाब को जैसलमेर बना दिया जाएगा। हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे, ये हम खुद से सवाल पूछें। ये जो पैडी और वीट का साइकिल है, इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। जो क्रॉप साइकिल जो बनाया हुआ है, हमारे यहाँ 900 से ज्यादा क्रॉप साइकिल्स हैं, जो पूरा पहले हम लोग जिसका उत्पादन करते थे। अगर पंजाब में ही खरीदारी होती रहेगी तो बिहार के किसान क्या करेंगे? वो जाकर के दिल्ली में सिर्फ रिक्शा चलाएंगे क्या? ये सवाल मैं पूर्व सांसद जो हमारे यहाँ से पैनलिस्ट बैठे हैं उनको उद्वेलित करने के लिए उनसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए एमएसपी कैसा हो, एक प्रभावी और पारदर्शी कैसे हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और वो पूर्णतः प्रभावी और पारदर्शी होगा। और उसमें जैसलमेर वाला मसला क्या, जरा ये बता दीजिए, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। पंजाब और जैसलमेर जरा बता दीजिए थोड़ा सा, हम पत्रकार भी बहुत ज्यादा चीज समझ नहीं पाते हैं जी। और हमें बासमती की खेती के लिए पानी चाहिए जी। जो चावल उगाया जाता है, धान की खेती होती है, उसमें पानी चाहिए जी। पानी पंजाब में है नहीं, ऑलरेडी वो डार्क जोन में है। हर एक ब्लॉक वहां डार्क जोन में है। हमारे यहाँ 18 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो जिन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में धान की खेती की जा सकती है वहां क्यों नहीं करें, और वहां से खरीदारी क्यों नहीं करें? हम पंजाब को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भैया धान की खेती करते रहिए और आपका हम धान के एक एक कनमा खरीदते रहें, और बिहार में जहां पे पानी पूरा है वहां आप कुछ ना करें। पहली बात है ये बड़ी सकारात्मक बात विनोद जी ने कही। हरकेश जी, एक 10 सेकंड में मैं आपका जवाब चाहता हूं इस पे, फिर मैं स्वाति जी के पास जाऊं, काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं जी। इशू को छोड़कर मैं बजट के बारे में, आपने हमसे बात किया, हम तो कुछ बातें ही नहीं कर पाए। हम देखिए, पहले बताना चाहते हैं आपसे कि मजदूरों का जहां तक सवाल है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए विशेष काम नहीं हुआ। मनरेगा का जो पैसा घटा दिया गया, 73,000 करोड़ से घटा के 60,000 करोड़ कर दिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना का पैसा अब की बार घटा दिया गया। नेशनल एजुकेशन मिशन का पैसा घटा दिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा घटाया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का पैसा घटाया गया। नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल था, उसको ठीक से हल करने की कोशिश नहीं हुई। महंगाई पर क्या अंकुश लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे इस बजट में, उसका भी कोई चीज उद्धृत नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित रूप से इसमें छोड़ दिए गए हैं, और केवल एक लुभावने के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है इसलिए बजट दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि बजट जितना
ज्यादा मतलब जनता के लिए कारगर तरीके से होना चाहिए था कि उसका अधिक से अधिक लाभ अधिक से अधिक वर्गों को पहुंचे, वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक बात है। विजय खेरा जी मात्र 10 सेकंड दूंगा मैं, क्योंकि स्वाति जी के पास मुझे जाना, चूंकि आपने फिंगर अप कर दिया तो मैं आपको ले रहा हूं। विजय खेरा जी, मुझे खाली माननीय हरकेश जी की एक बात का जवाब देना जरूरी है। वो लुभावने की तो बात कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि मनरेगा का बजट घटा दिया। अगर लुभावना देना है तो मनरेगा का बढ़ाते हम। मनरेगा का हमेशा घटता जाएगा अब, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है उसकी मनरेगा की उतनी ज्यादा। एक तो चोरी वाली पकड़े गई, जो फिक्टिशियस पेमेंट्स थे वो पकड़े गए, जो करोड़ों अरबों रुपए के फिक्टिशियस थे कांग्रेस के शासन में, माफ कीजिएगा पुराने शासन में कोई भी, वो एकदम घटते गए, सब पकड़े गए। जब एक्चुअल अकाउंट में जाने लगा आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, हो रहा होगा जरूर, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मनरेगा में जो पकड़े गए थे वो आपके सामने सारे के सारे। उसी तरह मदरसा में जैसे अब हमने कहाँ ध्यान दिया, देखिए आप न्यू नर्सिंग। ठीक है विजय जी, हरकेश जी, अब कृपया मैं स्वाति जी के पास जाऊंगा। स्वाति जी, आपके कर्नाटक को तो बहुत सारा आज बहुत पैसा मिल गया, मैं देख रहा था, मैं वो जीरो गिन नहीं पा रहा था। स्वाति जी, जीरो का तो हद कहीं तो होता ही है, पर राजनीति का हद कभी नहीं होती है, यही तो अंतर होती है बस। आज की बजट के बारे में अगर बोलूं तो मैं एक तरीके से बजट को एक्चुअली पूर्ण तरीके से स्वागत करती हूँ, क्योंकि बजट क्या होता है, ज्यादातर जो 70% ऑफ द बजट होता है वो पहले से अलोकेटेड होता है, जो पिछले साल आपका जो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और आपका गवर्नमेंट का एक्सचेकर चलते रहते हैं, तो उसी में घूमते रहते हैं। पर जो 30% का बाकी जो बजट होते हैं, तो उसमें स्कोप होता है कि पूरा भारत को एक नया अंदाजा देने के लिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्शन करने के लिए, और जहां जहां चुनाव है, वैसे तो इस साल तो 9 राज्य का चुनाव है, तो वहां पे कुछ असर डालने के लिए तो मौका तो खाली इस 25-30% की बजट में तो मिल जाती है। तो उसमें शायद मुझे लगता है कि बजट हमेशा, मेरी तरफ से मुझे लगता है बजट एक परसेप्शन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट है। क्या है कि आप देख लीजिए, खास करके जब मिडिल क्लास लोगों को इतना सारा टैक्स बेनिफिट्स दिए गए थे, मैं तो वही सोच रही थी, ज्यादातर 5 लाख से अगर 7 और स्वाति जी मुफ्त अनाज भी अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं वो भी बढ़ा दिया गया, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण एक सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। जी एग्जैक्टली जी, तो इसका मतलब ये है कि 2800 रुपया ही खर्चा, मतलब इन लोगों को टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। पर जो परसेप्शन जो होती है, तो अभी खास करके कर्नाटका को अगर मैं नजर में रख के बोलूं, तो कर्नाटका का ज्यादातर जो यंगस्टर वोटर्स है, तो वो लोग आईटी सेक्टर में है, और जिनका जॉब अभी लगने वाले हैं या लग गई है, उन लोगों का एनुअल इनकम होते हैं कि 4 से 5 लाख के बीच में, या थोड़ा अगर ऊंचे स्थाई पर है तो फिर 7 लाख के बीच में। तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए, आईटी सेक्टर को जो कर्नाटका में वोट करते हैं, तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए तो एक पूर्ण तरीके से एक बजट तो बहुत क्लियरली इन लोगों ने रचना कर चुके हैं। ये तो और दिया है ना, देखिए आप यूथ के लिए टारगेट कर लेंगे, आईटी के लिए हमने एआई को दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पेशल बजट दिया, रोबोटिक्स को स्पेशल बजट दिया है, बिल्कुल दिया। नहीं विजय जी, उनका एंगल है, वो पत्रकार हैं, सोच सकती हैं भाई, उनका एंगल है कि आपने वो 6-7 लाख का पैकेज जो मिलता है युवाओं को, वो सोच सकती हैं। हाँ, मैं खाली ये कह रही हूँ कि ये बजट ऐसे है और इसको ऐसे ही सोच के बनाया है, तो मैं आपको बधाई दे रही हूँ कि ऐसे सोच पाए ना हमने, कि बहुत बार कांग्रेस तो ऐसे नहीं सोच पाए, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। हमेशा कमेंट तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, चुनाव के तौर पे अगर आप कुछ दे रहे तो ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। स्वाति जी, एक युवा सीए भी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवांगी मल्होत्रा। शिवांगी जी, स्वाति जी ने एक नया एंगल दे दिया इसको कि कर्नाटक, बंगलोर, वहाँ चुनाव और जो टैक्स लिमिट, यूथ, आप किस तरह की यूथ प्रोफेशनल के रूप में कैसे सोचती हैं? मेरी तरफ से भी ये बहुत वेलकम मूव है, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करी गई है, ये बहुत वेलकम मूव है सबके लिए। और मेरा ये मानना है कि हम इसको एक स्टेट की तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर ना देखें, भले हम पूरे भारत की तरफ देखें। पूरे भारत में ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे लोगों की सैलरी 7 लाख तक है, तो ज़रूरी नहीं हम एक स्टेट सेंट्रिक हो के इस चीज़ को देखें, हम पूरे भारतवर्ष के नज़रिए से भी देख सकते हैं इसको। सैलरी की डिडक्शंस भी बढ़े हैं, आपका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन भी कम हुआ है,
और जो हमारी सैलरी में LTA होता है, लीव एनकैशमेंट का, वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 2002 के बाद अब। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरे सबके लिए इज गुड गो बजट और सबको इससे फायदा होगा। ठीक बात है। अब चूंकि मंथन में बस कुछ 1-2 मिनट बचे हैं, इसलिए बहुत जल्दी मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, निवेदन के साथ में 20 सेकंड में कि वास्तव में अर्थव्यवस्था किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए, अर्थव्यवस्था जो है सकारात्मक रूप से आगे जाती दिख रही है, कहीं भी इसमें कोई नकारात्मक पहलू नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये मानिए कि ये जो बजट है वो सकारात्मक है और एक भविष्य का रोड मैप है। हम इसे निगेटिव बजट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मनीष जी, जो टैक्स की बात है, टैक्स का देखिए ऐसा है ना कि वो एक हमने जैसे आपको पहले बताया था कि पर्याप्त तो नहीं टैक्स रिबेट मिली है, यदि बहुत विश्लेषण करेंगे, लेकिन कम तो नहीं है ना, कम से कम कुछ मिला है सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा हमें संतुष्ट होना चाहिए कि कम से कम हमारी सरकार ने देखिए हमें समझा कि हम कुछ हैं। ग्रहण करने की लिमिट तो है ही नहीं जी। बस संतोष जी ने बड़ी बात कही कि भाई 8 साल बाद कृपा बरसी है। कितनी बरसी? थोड़ी कम बरसी, लेकिन पूरी नहीं बरसी, लेकिन बरसी। मनीष जी कृपा बरसी, मतलब हमसे कुछ एडिशनल नहीं लिया उन्होंने। ठीक है मनीष जी, बहुत जल्दी में प्लीज। मनीष जी, आपको सुन नहीं पा रहे हम, कृपया आप 10 सेकेंड में कंप्लीट करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये देश का बजट है, हमें यहां पर कृपा नहीं ढूंढनी है, हमें देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर जाएगी या नहीं जाएगी, मांग जनरेट होगी कि नहीं जनरेट होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कृषि की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हमें यह देखना है कि इन मुद्दों पर इस बजट में काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पॉपुलिस्टिक बजट नहीं चाहिए। ठीक बात है। फाइनल कमेंट के लिए अफसर इमाम साहब के पास जाएंगे। विश्व को हम किस नजरिए से देखें इस अर्थव्यवस्था के साथ में, और विश्व हमें कैसे देख रहा है? अफसर इमाम साहब, फाइनल कमेंट मंथन का आपका। देखिए, सबसे पहले तो टैक्स इज ऑलवेज ए कैंसर। ओके, इसको अगर आप नहीं गेन करेंगे तो कंट्री कैसे चलेगी, राइट? तो अगर हम एडवांसमेंट की तरफ देखें तो आज ना कृषि की अगर बात करें तो हमको एक क्रॉप कैटेगराइजेशन की तरफ, किस स्टेट में किस क्रॉप को ज्यादा उगाना चाहिए, और इससे मुझे लगता है कि लेट इट, अगर हम इसको पॉजिटिवली लेके चलें तो ये आगे हम लोग बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं पॉजिटिविटी को, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ एंगल से देख के। पॉलिटिकली तो किसी चीज को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। तो साइंटिफिकली अगर देखें तो इसको पॉजिटिव नोट पे लेके आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया अफसर इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। मनीष जी, हिंदवी जी, बहुत शुक्रिया। विजय खेड़ा जी, विनोद आनंद जी हमसे जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। शिवांगी मल्होत्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हरकेश बहादुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्वाति चंद्रशेखर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और संतोष गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। चलते चलते मैं आपको एक ऐसे वीडियो के साथ में हम छोड़ जाएंगे जो अखिलेश यादव ने इस बजट पर अनोखी, शायद देश में अपने तरीके की अनोखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जंगल सफारी का, जो सैफई में है। ये उनके पिताजी ने जंगल सफारी बनवाई थी, और इस जंगल सफारी का एक शेर भूख के मारे दहाड़ रहा है, अपने पंजे सींगों में पटक रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं शेर भूखा है, इसकी व्यवस्था तो कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।